सौतेली बहनें रंगापुर नाम के गांव में शालिनी नाम की एक औरत रहा करती थी। उसे दो बेटियां थी। एक का नाम था शिवानी और दूसरी का सुहानी। शिवानी जब छोटी थी तब उसकी माँ गुजर गई थी, जिसके कारण उसके पिता रघु ने दूसरी शादी कर ली। मगर उनका भी कुछ सालों में बीमारी की वजह से देहांत हो गया और इसी वजह से शिवानी के मन में उसकी माँ और बहन के प्रति प्रेम उत्पन्न नहीं हो पाया। शिवानी और सुहानी में हमेशा झगड़ा हुआ करता था। दोनों भी बहनें एक दूसरे से कभी प्यार से बात नहीं करती थी। शालिनी ये सब देख बड़ी चिंता में रहा करती थी। ऐसे ही एक दिन, शिवानी सुहानी, चलो आ जाओ, खाना खा लो। हाँ माँ आई। हाँ माँ, मैं भी आई। ऐसा कहकर दोनों बेटियां वहां आ जाती है और देखती है तो उनकी माँ ने उन दोनों के लिए गाजर का हलवा बनाया था। वो देख सुहानी और शिवानी बहुत खुश हो जाती है। माँ, तुमने ये हलवा मेरे लिए बनाया है? मुझे बहुत पसंद है। मुझे पता है कि मेरी दोनों बेटियों को हलवा कितना पसंद है, इसीलिए तो मैंने तुम दोनों के लिए हलवा बनाया है। और मेरे लिए माँ? अरे हाँ बेटी, मैंने तुम्हारे लिए भी बनाया है। चलो अब जल्दी से खा लो, तुम दोनों को कॉलेज भी तो जाना है ना। जी माँ, मैं ये कटोरी ले लूँ? मुझे जल्दी पहुँचना है कॉलेज में। हाँ ले लो। और सुहानी, तुम ये वाली कटोरी ले लो। जी माँ। दोनों भी हलवा खाती है और एक दूसरे की ओर बहुत गुस्से से देखकर वहां से चली जाती है। वो दोनों भी कॉलेज में एक साथ पढ़ा करती थी। फर्क सिर्फ इतना था कि शिवानी 3rd ईयर में थी और सुहानी 1st ईयर में। उन दोनों में 2 साल का अंतर था। फिर भी दोनों में हमेशा नोकझोंक हुआ करती थी, जैसे कि वो दोनों एक दूसरे की दुश्मन हो। ऐसे ही एक दिन, दीदी, मेरे कॉलेज की ट्रिप जाने वाली है। तुम्हारी भी ट्रिप जाने वाली है क्या? हाँ, मेरी भी जाने वाली है, मगर मेरा जाने का मन नहीं है। क्यों दीदी? क्योंकि वहाँ पे तुम हो। मुझे भी कोई शौक नहीं है तुम्हारे साथ आने का। मैंने ऐसे ही पूछ लिया। मैं जा रही हूँ। शिवानी और सुहानी एक दूसरे की ओर मुंह फेर कर वहां से चली जाती है। अगले दिन दोनों भी कॉलेज में जाती है। तब उनके टीचर उनसे पूछते हैं, शिवानी, तुम कॉलेज की ट्रिप में आने वाली हो? जी सर, मैं आने वाली हूँ। ठीक है, मैं तुम्हारा नाम लिखवा देता हूँ। जी सर। ऐसा बोलकर टीचर ट्रिप के लिए जाने वाले विद्यार्थियों की लिस्ट बना लेते हैं। घर आकर शिवानी और सुहानी ये बातें अपनी माँ को बताती है। सुहानी, शिवानी, तुम दोनों ट्रिप के लिए जा रही हो, मगर वहां जाके झगड़ा मत करना, नहीं तो ट्रिप पे जाने की कोई जरूरत नहीं है। नहीं माँ, हम झगड़ा नहीं करेंगे। हाँ माँ, हम झगड़ा नहीं करेंगे। तो फिर ठीक है, तुम दोनों जाओ। ये लो ट्रिप के लिए पैसे, और बाकी के ये तुम्हारे पास ही रखना। माँ, हम कल जाएंगे और 2 दिन के बाद वापस आएंगे। ठीक है, चलो अब सो जाते हैं, कल तुम दोनों को निकलना है। अब वो सब खाना खाकर सो जाती है। अगले ही दिन सुबह उठकर वो दोनों भी अपने अपने बस में बैठकर ट्रिप के लिए निकल जाती है और इधर शालिनी अपने काम में व्यस्त हो जाती है। ऐसे ही कुछ देर बाद शालिनी को शिवानी का फोन आता है। माँ, हम दोनों यहाँ ट्रिप की जगह पहुँच गए हैं। अच्छा बेटी, तुम दोनों ठीक हो ना? हाँ माँ, मैं रखती हूँ, हमें यहाँ अलग अलग स्पॉट देखने जाना है। ठीक है, और जब वक्त मिले तो फोन कर देना। हाँ माँ, अपना और सुहानी का ख्याल रखना। हाँ माँ। फोन रखने के बाद शिवानी और उसके क्लास के सारे दोस्त वहाँ की एक जगह देखने जाते हैं। सुहानी भी उसके क्लास के साथ एक दूसरी जगह देखने निकल जाती है। सारे बच्चे एक साथ घूमकर वापस आते हैं। शिवानी सुहानी को ढूंढती है, मगर सुहानी उसे कहीं दिखाई नहीं देती। इसीलिए शिवानी को बड़ी चिंता होने लगती है। अरे, ये सुहानी कहाँ रह गई? इसका तो कुछ भी पता नहीं, कहाँ ढूंढूं इसे? तभी शिवानी को सुहानी दिखाई देती है और उसके जान में जान आ जाती है। सुहानी, कहाँ गई थी तुम? मुझे कितनी चिंता लग गई थी तुम्हारी। अरे, मैं यहाँ ही थी मेरी सहेलियों के साथ। मुझे कुछ नहीं हुआ। ऐसा बोलकर सुहानी वहाँ से चली जाती है। दूसरे दिन सब लड़के लड़कियाँ जल्दी उठकर अपनी तैयारी कर लेते हैं और पहाड़ पर जाने के लिए निकलते हैं। वो सब आज थोड़ा घूमकर शाम तक निकलने वाले थे। सब विद्यार्थी एक हिल स्टेशन देखने चले जाते हैं। शाम होने तक उस पहाड़ी का मजा उठाते हैं, लेकिन सुहानी बिना किसी को बताए उस पहाड़ी के एक अनजान हिस्से में चली जाती है। वहाँ का मनमोहक दृश्य देखते देखते गलती से उसका पैर फिसल जाता है और वो वहाँ से नीचे गिर जाती है। शाम हो जाने के कारण सभी विद्यार्थी वहाँ से निकलने लगते हैं और यहाँ सुहानी एक पेड़ के सहारे उस पहाड़ी की चोटी पर लटकी रहती है।
शिवानी सभी विद्यार्थियों में अपनी बहन को ढूंढती है, लेकिन वो उसे कहीं नहीं मिलती। सुहानी को ढूंढते ढूंढते शिवानी वापस उसी पहाड़ी के पास आती है और उसे आवाज लगाती है। सुहानी, सुहानी कहाँ हो तुम? दीदी मैं यहाँ हूँ, बचाओ मुझे, मैं यहाँ हूँ। सुहानी की आवाज की ओर जाते ही उसे पता चलता है कि सुहानी पहाड़ी पर लटकी है। ये सब देखकर शिवानी बहुत घबरा जाती है। शिवानी अपनी पूरी ताकत लगाकर उसे ऊपर खींच लेती है। तुम यहाँ क्यों आई थी? अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं क्या करती? माँ को क्या जवाब देती? दीदी मेरा पैर फिसल कर मैं वहाँ गिर गई। मैंने बहुत आवाज दी मगर मेरी आवाज किसी ने नहीं सुनी। तुम ढूंढती हुई आई और मुझे बचा लिया। तुम दुनिया की बेस्ट दीदी हो। हाँ सुहानी, चलो अब घर जाने के लिए देर हो जाएगी, बस निकल जाएगी। सुहानी को ऊपर खींचते वक्त शिवानी के हाथ पर बहुत सारे जख्म हो गए थे, इसीलिए सुहानी अपनी ओढ़नी फाड़कर उसके हाथ पे बांध देती है और अब वो दोनों बस के पास चले जाते हैं। क्या हुआ है शिवानी, हाथ से खून बह रहा है तुम्हारे? कुछ नहीं सर, मैं वहाँ पे गिर गई थी, अब मैं ठीक हूँ। टीचर और सारे छात्र गाड़ी में बैठकर घर जाने के लिए निकलते हैं। घर आने के बाद शिवानी सारी हकीकत अपनी माँ को बताती है और वो सब सुनकर माँ दोनों को गले लगाकर रोने लगती है। तुम दोनों एक दूसरे के साथ होते हो, इसीलिए मुझे कोई टेंशन नहीं रहता, मगर मेरी बच्चियों, खुद का भी ख्याल रखा करो। उस दिन के बाद दोनों सौतेली बहनों ने अपने बीच की सब नोकझोंक बंद कर दी और हंसी खुशी सगी बहनों की तरह रहने लगी। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हम सबको एक दूसरे के प्रति द्वेष की भावनाएं छोड़कर प्यार से रहना चाहिए। चंदनपुर नाम के गांव में चंपा नाम की एक औरत रहती थी। पति, 2 बच्चे और एक बेटी, ऐसा उनका पूरा परिवार था। उसका पति श्रीधर पोस्ट ऑफिस में जॉब करता था। उसके कमाई से ही घर चलता था। चंपा ने अपने घर के सामने एक छोटी सी दुकान खोल के रखी थी। उससे उसे जो भी मुनाफा होता वो अपनी बेटी की शादी के लिए जमा करके रखती। ऐसे ही बहुत दिन बीत जाते हैं। अब बच्चे भी बड़े हो जाते हैं। बड़ा बेटा अशोक डॉक्टर और छोटा बेटा रवि वकील बन जाता है और दोनों अपनी ट्रेनिंग पूरी करने लगते हैं। एक दिन उनकी बहन ज्योति के लिए एक अच्छा रिश्ता आता है और ज्योति की शादी पड़ोस के गांव के सरपंच जी के बेटे से हो जाती है। ज्योति बहुत ही कामचोर और गुस्सा करने वाली होती है। इसी कारण उसके ससुराल से उसे निकाल दिया जाता है। वो अपने पति को लेकर अपने मायके रहने आती है। अब चंपा का जमाई दुकान चलाता है और चंपा और ज्योति आराम से वहाँ रहती है। अरे ज्योति, जरा अपने कामचोर पति को कुछ काम करना क्यों नहीं सिखाती हो? कुछ काम का नहीं है वो। अरे हाँ माँ, उनके पिताजी ने तो उन्हें ही घर से निकाल दिया और हमारे माथे मर दिया। जाने दो, पति है। माँ और बेटी इसी तरह तानेबाजी करती रहती। अब बड़े बेटे अशोक की शादी उन्हीं के गांव के एक लड़की से करा दी गई, लेकिन उस लड़की से भी चंपा बहुत काम करवाती और वो बेचारी सासू माँ का आदर करके सब काम चुपचाप करती थी। एक दिन वो काम करके थक गई और एक जगह पर बैठ गई। ए कामचोर कमला, इतना सारा काम पड़ा है घर में, क्या वो तुम्हारा बाप आके करेगा? चलो उठ, काम कर। हाँ हाँ माँ जी, करती हूँ। ऐसा कह के कमला अपने काम पर लग जाती है और सारा काम खत्म कर देती है। चंपा अपने बेटे अशोक से घर आने के बाद चुगलियां किया करती थी। अशोक घर आकर कमला को बहुत भला बुरा कहता और कभी कभी तो उस पर हाथ भी उठाया करता था। ये सब रवि देखा करता था और रवि को बहुत बुरा लगता था। अशोक मारने आता तो रवि बीच में पड़ जाता और माँ बाप को डांटता था और वही झगड़ा खत्म हो जाता था। ऐसा बहुत दिन चलता रहा। रवि को रंजना नाम की एक लड़की बहुत पसंद थी, जो कि एक न्यूज रिपोर्टर थी। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? मुझे तुम बहुत पसंद हो। हाँ, मगर रवि, तुम्हारे घर में तुम्हारी माँ का बर्ताव मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, इसीलिए पहले तुम इसका कोई हल निकालो। अरे रंजना, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ, तुम्हें टेंशन की क्या बात है? मगर रवि, तुम भी अगर मुझे मारने पीटने लगे तो मैं तुम्हें कोर्ट में खींचूंगी। अरे हाँ बिल्कुल, वो तो तुम्हारा अधिकार है। अगले दिन रवि अपने घर में रंजना के बारे में बताता है। रवि की माँ चंपा उसे साफ मना कर देती है। रवि, तुम्हें कुछ समझ आता है या नहीं? अपनी बिरादरी की लड़की से शादी करो बेटा। इस घर में ये आखिरी शादी है और मेरे भी कुछ अरमान है बेटा। अजय, आप कुछ कहते क्यों नहीं? हाँ बेटा, तुम्हारी माँ सही कह रही है, तुम इसकी बात मान जाओ बेटा। नहीं पापा, मैं शादी करूंगा तो सिर्फ रंजना से, वरना मैं शादी नहीं करूंगा। सब चुप हो जाते हैं। अगले दिन रवि मंदिर से शादी करके घर आता है। सब अचरज से रवि की ओर देखते हैं और चुपचाप अपने कमरे में चले जाते हैं। कमला उन दोनों का स्वागत करती है और वो दोनों अपने कमरे में जाते हैं। कैसे लगा मेरा घर?
अच्छा है, मगर सब मिलजुल के रहे तो और भी अच्छा होगा। रंजना, तुम्हें मेरी माँ को सबक सिखाना होगा, तभी घर के सारे सदस्य ठीक हो जाएंगे। ठीक है रवि, जैसा तुम चाहो। अगले दिन रंजना अपने घर के मंदिर में पूजा करने जाती है। तभी रुको, मेरे भगवान के मंदिर में तुम मत आओ, जाओ यहाँ से। ये कहकर सास रंजना को वहाँ से भगा देती है और घर के किसी भी काम को करने से मना कर देती है। तब क्या माँ जी, आज से मैं इस घर की बहू हूँ। इस घर पे मेरा भी उतना ही अधिकार है जितना कि आपका। क्या बोल क्या रही हो? निकल जाओ मेरे घर से। खबरदार अगर हाथ भी लगाया तो। पता है ना, मैं न्यूज रिपोर्टर हूँ। रातों रात खबर छाप दूंगी और कोर्ट के चक्कर लगेंगे वो अलग, समझिए आप। सास चुपचाप देखने लगी और उसकी बेटी और ससुर भी देखते ही रह गए। रंजना ने कमला से कहा, दीदी, मुझे आपसे काम है, आप मेरे कमरे में आइए। और हाँ, आज से खाना ज्योति दीदी आप बनाएंगी। अरे माँ, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? ये मुझे काम करने को बोल रही है। अजी सुनते हो? चलो मेरी मदद करो। हाँ आता हूँ। ज्योति किचन का काम करने चली गई और सास बाहर का काम करने लगी। रंजना कमला को लेकर अपने कमरे में गई और उससे कहा, कमला दीदी, आप कुछ कहते क्यों नहीं? आप चुपचाप सह लेती हो, उसका ये नतीजा है। अब देखो दीदी कैसे काम कर रही है। आप कुछ काम करती थी क्या शादी के पहले? नहीं रंजना, मगर अब घर से ही अपना खुद का कुछ व्यवसाय शुरू करने का सोच रही हूँ। बहुत अच्छे दीदी, अब आप किसी से मत डरिए, हम हैं आपके साथ। सच में किसी के साथ होने का कितना महत्व होता है। अब उसकी सासू माँ ही घर के सारे काम करने लगी थी और ज्योति को काम करवाने की वजह से ज्योति भी अपने ससुराल जाने की सोच रही थी। अजी, यहाँ तो काम वाली से भी ज्यादा बुरी हालत हमारी हो गई है। चलो हम हमारे घर चलते हैं, सब है हमारे यहाँ। अरे रे, आप कहाँ चली? अभी भी काम बाकी है। ज्योति का पति रंजना से धन्यवाद कहता है और ज्योति को लेकर अपने घर चला जाता है। अब सासू माँ एक दिन पूरा काम करके इतना थक जाती है कि उसके बदन में बहुत दर्द होने लगता है। तब दोनों बहू सास के पास चली आती है और एक बहू सास के पैर दबाती है तो दूसरी बहू सर दबाती है। सासू माँ उठकर रोने लगती है। मुझे माफ कर दो मेरी बेटियों, अब से कभी ये गलती नहीं होगी। सास को उसके किए पर पछतावा होता है और ये देखकर घर के सभी सदस्य बहुत खुश हो जाते हैं। रवि और रंजना भी बहुत खुश होते हैं। वाह बहू, जो आज तक नहीं हुआ वो तुमने करके दिखाया। बहू हो तो ऐसी। रंजना अपने बर्ताव के बदले माफी मांगती है और अब सब लोग खुशी खुशी रहने लगते हैं। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हम सब मिलके परिवार बनता है और हम सब परिवार का महत्वपूर्ण अंग होते हैं। परिवार के काम मिल बांट कर करना ये हमारी वैयक्तिक जिम्मेदारी है।